आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि के भेद उत्तु संधि के बारे में। देखो उत्तु संधि नाम से पता चलता है कि विसर्ग का क्या है, ऊ में यानी ओ में रूपांतर, ओ की मात्रा में रूपांतर, ये हम मान सकते हैं। अब कब, देखो इसके लिए विसर्ग संधि में एक सूत्र है, इसकी दो कंडीशन है, दो सूत्र है। तो पहला सूत्र है अतो रोर लुप्ताद लुप्ते, अतो रोर लुप्ताद लुप्ते। और दूसरा सूत्र है हसी च। तो पहले सूत्र को हम समझते हैं। देखो अतो रोर लुप्ताद लुप्ते का मतलब है कि विसर्ग के पहले जो पद है, विसर्ग के पहले जो पद होता है उसमें क्या है, ए का उच्चारण हो, यानी विसर्ग के पहले ए हो, और विसर्ग के बाद में जो जुड़ने वाला वर्ण है वो क्या हो, ए हो। इस कंडीशन में विसर्ग का रूपांतरण किस में हो जाएगा, ओ की मात्रा में। विसर्ग की रूपांतरण किस में हो जाएगा, ऊ यानी ओ की मात्रा में हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम इस आधार पर क्या करते हैं, हम इस आधार पर उदाहरण को देखें। तो पहला जो उदाहरण है शिव अर्चे। देखो यहां जो ए है उसका रूपांतर किसमें है, ए है, उसका रूपांतर अवग्रह चिन्ह है, किसमें है, अवग्रह चिन्ह में। लेकिन विसर्ग का रूपांतर किसमें हो जाएगा, ओ में। तो अब यहां जो है संधि है, यानी संधि विच्छेद करें इस पद का, तो क्या होगा, शिव धन अर्च, शिव धन अर्च, शिव धन अर्च। तो विसर्ग के बाद में या विसर्ग से पहले क्या है, ए का उच्चारण है, और विसर्ग के बाद में क्या है, ए का उच्चारण है। तो विसर्ग का रूपांतर किसमें हो गया, शिवो अर्च, यानी विसर्ग का रूपांतर किसमें हो गया, ओ में हो गया। उसी प्रकार से को अपी देखिए, तो क धन अपी। तो विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में ए, तो विसर्ग का रूपांतर किसमें हो गया, ओ में, को अपी। और जो आगे वाला जो ए है, ए स्वर है आगे वाला, यानी द्वितीय पद का जो अग्र ए स्वर है, उसका रूपांतर अवग्रह चिन्ह में हो जाएगा। उसका रूपांतर किसमें हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। अब ये अवग्रह चिन्ह की हमने बात कहाँ की थी, अवग्रह चिन्ह की बात हमने पूर्व संधि में की थी। पूर्व संधि में हमने बात की थी कि अगर ए और ए के बाद में आ जाता है, ए और ओ स्वर के बाद में अगर आ जाता है तो भी क्या होगा, ओ में रूपांतर हो जाएगा। तो वहां वो स्वर संधि, वो क्या है, स्वर संधि है। लेकिन यहां क्या है, विसर्ग संधि है। यहां क्या है, विसर्ग काल। तो इन पदों का दो प्रकार से संधि विच्छेद भी हो सकता है। अगर वो संधि करना चाहे को धन अपि, अगर पूर्व रूप संधि करना चाहे, पूर्व रूप संधि विच्छेद करना चाहे तो को धन अपि होगा, और अगर विसर्ग संधि करना चाहे का धन अपि होगा। लेकिन बनने वाला पद सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगले वाले पद समझे तो हम देखें, रामो अवदत्। तो क्या आएगा, राम धन अवदत्। इसी प्रकार से रामो अयम, राम धन अयम। इसी प्रकार से पुत्र धन अस्ति। इसी प्रकार से श्लोक धन अयम। इसी प्रकार से देव धन अधुना। यानी विसर्ग के बाद में क्या है, ए पद का समावेश हुआ है, परिवर्तन ए पद हुआ है, और इसलिए विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ है, ओ में। यह है उत्तु संधि का पहला नियम, यानी उत्तु संधि का पहला नियम है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम की बात करते हैं। द्वितीय नियम की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे नियम के बारे में,
तो दूसरा जो नियम है यानी दूसरा जो सूत्र है वो हसी च। अब इस सूत्र का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब है कि विसर्ग के बाद में हस प्रत्यार आते हैं। हस प्रत्यार में कौन से? तीसरा, चौथा, पांचवा और ह, य, र, ल और र, ये प्रत्यार आते हैं यानी ये वर्ण आते हैं। तो क्या होगा? विसर्ग का रूपांतरण क्या होगा? विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाएगा। कैसे? पहला जो शास्त्रों का उदाहरण है और पहला ये मुख्य उदाहरण है, ये ज्यादातर पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है रीट में और कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। शिवो वंदे, तो शिव धन वंदे, शिव धन वंदे। ओ कब हुआ है? विसर्ग के बाद में व यानी हस प्रत्यार है। तो शिवो वंदे, विसर्ग के बाद में क्या है? हस प्रत्यार आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग के बाद में विसर्ग का मेल अगर इन वर्णों से होता है तो विसर्ग का रूपांतरण किसमें होगा? ओ में हो जाएगा। बस। अब इसी प्रकार से रामो हस्ति, तो राम धन हस्ति, तो विसर्ग के बाद में क्या है रामो हस्ति। बाल धन याति, तो बाल धन याति, तो बाल है बालो याति, या है इसलिए बालो याति। बुद्धो लिखते हैं, तो बुद्ध धन लिखती, लिखते नहीं, बुद्ध धन लिखती। इसी प्रकार से हम बात करें, ये मुख्य उदाहरण है। नमः धन नमः, नमः यानी नमो नमः। विसर्ग के बाद में क्या है? न कौन सा वर्ण है? न क्या है? पंचवर्ण है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और है या वह होता है, अगर हस प्रत्यार आते हैं तो क्या होगा? विसर्ग का रूपांतरण इसमें होगा। मनोहर, तो मन है, ये भी मोस्ट उदाहरण है। धन हर, तो मनोहर विसर्ग के बाद में है। इसी प्रकार सबसे मोस्ट उदाहरण है, कई बार पूछा गया है, यशोदा। लोग यश धन उदा करते हैं, ये एकदम गलत है। तो क्या होगा? यश धन दा, दा का मतलब देना, यश धन दा, तो विसर्ग के बाद में क्या है? द वर्ण है। विसर्ग के बाद द कौन सा? तृतीय वर्ण है, इसलिए यशोदा। इसी प्रकार से क्षीणो भवती, तो क्या होगा? क्षीण धन भवती। तो इस प्रकार से हमने उत्तर संधि के दो जो नियम हैं उनको हमने समझा है। उत्तर संधि में ये जो उदाहरण है ये मोस्ट उदाहरण है, इनको आप रिपीटेशन करो और ये कंपटीशन क्लासेस में बहुत महत्वपूर्ण है।